आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 गणित विषय में पहले अध्याय से संबंधित दूसरा लेक्चर होगा ये। और चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पहले चैप्टर में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपके मन में कोई भी कमेंट है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित, चाहे वो कक्षा 6 से हो या फिर कक्षा 9 से, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 9 गणित में संख्या पद्धति। इसमें हम नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं जो कि हमने कल नहीं बताया था। अगर यहाँ से प्रश्न बन गए तो इन्हें आप हल कर पाएंगे ये देखने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं? इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो कि भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जो भी आप संख्या बताएंगे उसमें 1 जोड़ने पर उसकी अगली संख्या मिल जाती है। और यहाँ पे लिखा भी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाती है, और उसके बाद सबसे बड़ी जो संख्या है वो ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो उन्हें कहा जाता है इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याएं मिलती हैं वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा क्या लिखी गई है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी मिलाकर जो संख्याएं मिलती हैं वो होती है क्या? पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, होल नंबर्स, ये याद रखना है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 1 से लेकर ये तो पहले से है ही, सिर्फ हमने 0 को ऐड किया ना तो वही चीजें हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के इस समूह में जब हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो जो संख्याओं का समूह मिलता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या हो जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिलाकर। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य मिलाकर जो होता है वो होता है पूर्णांक। जैसे -3, -2, -1। ठीक, उसके बाद 0 1 2 3 और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, और इधर भी आगे की तरफ -4 -5 -6 आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, पूर्णांक में दशमलव या भिन्न नहीं होते। पूर्णांक में दशमलव या भिन्न नहीं होते, ये याद रखना है। क्लियर हो गया? आगे परिमेय संख्याएं। हमने परिमेय संख्या को कल पढ़ा है और इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस को भी हल किया है। क्या होती है परिमेय संख्या? रेशनल नंबर, यानी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं। क्लियर है? जैसे 3/4 -5/7 2। अच्छा, आपके मन में अगर ये कंफ्यूजन है कि 2 को हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। जब इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। इसलिए क्या हो जाता है? 2 परिमेय संख्या हो जाता है। -9, और ये √9 है। ध्यान रखना, √ के अंदर 9 है। इसको अगर हम लिखें, अगर हम इसको कहें कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो कैसे इसको जानेंगे? जब हम इसको हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 1 3 बाहर आएगा, और जब 1 3 बाहर आएगा तो उसके बटे में 1 लिख देंगे। 1 बटे में हर में लिख दिया जाएगा। तो 3 क्या हो गया? P, और Q हो गया 1, तो P/Q हो गया। तो P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। किसको? √9 को, 9 को। ठीक है, ये कैसे होता है हमने इसके बारे में कई बार डिटेल में बताया है। बार बार अगर हम इसी चीज़ों को रिपीट करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √2, पाई। अब यहाँ पर √4 मत कहना, √4 मत कहना। क्यों? क्योंकि हम √4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, और जब हम दोबारा से लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2, और 2 के नीचे हम बटे में क्या लिख सकते हैं? 2/1, यानी P/Q हो गया। यानी तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, यानी जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, लेकिन ये तो P/Q के रूप में हो गया ना, फिर ये नहीं होगा। ठीक है, √4 नहीं होगा, याद रखना। तो ये √4 जो है नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या? दशमलव रूप में। इसमें कई चीजें हैं, जैसे दो चीजें हैं। A और B के रूप में हमने यहाँ पे लिखा है समाप्त होने वाली। जैसे 1/4, अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा? 1.2,
1.25 होगा, ठीक है, ये 1.25 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसको ये होगा कैसे, इसको हम क्लियर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम 1 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम कितनी बार में ले जाएंगे, दशमलव लगा के दो बार में, ठीक है, यानी हम यहाँ पे दशमलव लगा के क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, याद रखना, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया गया, 0 दशमलव लगाकर 0 बढ़ाया गया, तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार में, कितना बचा 2। जब हम इसको 1 बार 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 20, पूरा कट गया ना, तो समाप्त होने वाला दशमलव हो गया कि नहीं, समाप्त होने वाली, क्योंकि इसके आगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे संख्या समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25, 0.25, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है बस। दोहराने वाली संख्या जैसे 1/3, जब हम 1/3 को भाग करके आपको दिखा देते हैं, जैसे हम 1/3 को भाग करते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए 3 से हम भाग करेंगे किसको, 1 को, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार में, कितना आया 9, 1 बचा। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार में, फिर कितना आया 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार में 9, फिर 1 आएगा, लगातार यही प्रक्रिया चलती रहेगी, 3 3 3, इसलिए ये क्या हो गया, दोहराने वाली है, कभी ना समाप्त होने वाली, ठीक है, तो 1/3 हो जाता है। तो इनको याद रखना, याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, इनको एक दोबारा अभ्यास करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। उसके बाद आता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, उम्मीद है कि ये चैप्टर अच्छे से आपको पता होगा। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं कहीं पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा हुआ मिलेगा, और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है इसको। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से को विभाजित कर दे। देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम इसमें क्या होता है, दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होगी, जितनी भी संख्याएं रहेंगी, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें करना क्या है, एक काम करते हैं, इसको कल हम समझाते हैं अलग से, इसको अलग पूरा समझा देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एलसीएम फिर भी थोड़ा सा मोटा मोटा इसको समझ लीजिए। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज याद रखना, जो एचसीएफ होता है हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा आता है, और जो एलसीएम होता है वो हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा आता है, ठीक है। दी गई सभी संख्याओं से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या होती है वह एलसीएम होती है, लासा होती है, और जो संख्याएं दी गई हैं उनको विभाजित करने वाली जो संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित करेगी वो हमारा एचसीएफ होगी। क्लियर है ना, यही डाउट रहता है, यही क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसको देख लीजिए क्या होगा, वह संख्या जैसे मान लिया हमको निकालना है 3 और सॉरी इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे पूछ लिया गया लघुत्तम समापवर्तक 4, 5 और 6 का, अगर 4, 5 और 6 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तो 4 5 20, और इसको हम कर सकते हैं, इसको हम निकाल लेंगे बगल में 4, 5 और 6, हम इसको किसी भाग में से निकाल लेते हैं 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे लास्ट में कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो इसका कितना आ गया, ये 60 क्या आया, लासा आया है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम आया है कितना 60, यानी दी गई संख्याओं से बड़ा हमेशा आएगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह क्या होती है, वह होती है हमारी लासा, ठीक है, लासा। और दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, और इसमें क्या होता है, जैसे इसी संख्या का अगर हम निकालें, इसमें हम निकाल लेते हैं 4, 6 और 8 का कर लेते हैं, तो 4, 6, 8 में क्या होगा, दी इनसे छोटा आएगा हमेशा, तो हम पहले क्या करते हैं 4 से इसको पूरा हटा दीजिए, 4 से भाग करिए 6 को, कितना आएगा, यहाँ पे भाग करेंगे एक बार में 4, यहाँ 2 बचा, ठीक है, 2 से हम 4 को भाग कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 2 बार में पूरा कट जाएगा, तो अंतिम भाजक 2 आया। अब इसी 2 से लास्ट वाले को भाग कर दीजिए, 2 से पूरा कट जाएगा ना ये,
तो कितना हो जाए, 2 से 4 बार में पूरा कट गया। तो जो अंतिम भाजक क्या है 2, यही हमारा 2 जो है क्या हो जाएगा, ये मासा हो जाएगा इसका, मासा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर से इसको समझ लीजिए। क्या होता है, दी गई वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कटेगी, याद रखना। और एचसीएफ में क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई लासा में, और वह बड़ी से बड़ी संख्या 4, 6 और 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पर को विभाजित कौन कर रहा है, 2 से ये सब कट जाएंगी और इन सब से यह कट जाएगी, इतना फर्क होता है बस। आगे संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना। देखो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। दी गई संख्याओं को जो हमारी रहेंगी, जैसे 12, मान लीजिए 12 और लिखा है 15, ठीक है, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, इन दोनों का निकाल लेना HCF, और उसी से दोनों को भाग कर देना, जो भी निकल कर आए उससे भाग कर देना, उसी से भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना करना रहता है। बाकी इससे संबंधित जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी तरीके के प्रश्न के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।